ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए संपादकीय पाठ ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। भारत के खिलाफ जाते कनाडा, अमेरिका। इस टाइम आप देखेंगे कि भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। क्यों गुजर रहे हैं उसी के बारे में बात करते हैं। तो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार की ओर से अपने यहाँ के खालिस्तानी चरमपंथियों को खुश करने के लिए अपनाए गए भारत विरोधी रवैये पर मोदी सरकार ने जिस तरह प्रतिकार किया, उससे दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आना तय है और इसके लिए ट्रूडो सरकार ही जिम्मेदार होगी। ट्रूडो सरकार ने पहली बार भारत विरोधी रवैया नहीं अपनाया। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो कृषि कानून विरोधी आंदोलन पर बेजा टिप्पणी कर चुके हैं। कनाडा भागी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भी भारत पर मढ़ चुके हैं। गत दिनों उन्होंने निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को लिप्त बताते हुए उनकी जांच की जरूरत जताई। इस पर भारत ने उच्चायुक्त समेत अपने अन्य राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया और उसके 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। बाद में कनाडा ने भी ऐसा ही किया। और देखिए एक और बात बताऊं, कनाडा में इस समय आने वाले समय में चुनाव है। तो क्या है कि आप देखते हैं कि यहाँ भी राजनीति खूब चली जाती है। अब बहुत सारे यहाँ आप देखते हैं कि सिख हैं, उन्हें रिझाने के लिए कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो के द्वारा इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं था। तो सहयोगी जो इनकी पार्टी है ना, वो कट्टर आप देखते हैं खालिस्तान की बात करती है। तो उनसे समर्थन लेने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है इनके द्वारा। जस्टिन ट्रूडो एक ऐसे समय भारत विरोधी रवैया अपना रहे हैं जब वह अपनी लोकप्रियता तेजी से खोते जा रहे हैं। हाल ही में उनका दल 2 महत्वपूर्ण उपचुनाव हार चुका है। जस्टिन ट्रूडो अपने दल और सरकार में खालिस्तानी चरमपंथियों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। एक बार तो वह अपनी भारत यात्रा में एक खालिस्तानी चरमपंथी को लेकर आ गए थे। वह कट्टर खालिस्तानी जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली एनडीपी नामक पार्टी से होड़ लेते दिख रहे हैं। दरअसल अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए वह जगमीत सिंह से भी अधिक कट्टर खालिस्तान समर्थक दिखना चाहते हैं, लेकिन इस कोशिश में वह भारत से संबंध बिगाड़ने के साथ अपने देश के लोगों को भी नाराज कर रहे हैं। कनाडा में अगले वर्ष चुनाव होने हैं और आसार यही कि उनमें ट्रूडो की हार निश्चित है और उनकी खालिस्तान परस्त नीतियों का विरोध प्रमुख विपक्षी दल के साथ उनके दल के नेता भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि खालिस्तानियों की सक्रियता बढ़ने से भारत से संबंध बिगड़ने के साथ कनाडा की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा होगा, क्योंकि खालिस्तानी अतिवादी ड्रग्स तस्करी और संगठित अपराध में भी लिप्त हैं। इनमें से कई पंजाब से भागकर वहां पहुंच चुके हैं और आप देखेंगे आप लोग पहुंच चुके हैं और इनमें हरदीप सिंह निज्जर भी था। उसे भारत ने आतंकी और भगोड़ा घोषित कर रखा था। यह जानते हुए भी ट्रूडो सरकार ने उसे नागरिकता दे दी, जबकि पहले वह उसे संदिग्ध अपराधी और अवैध तरीके से कनाडा में प्रवेश करने वाला मान रही थी। खालिस्तानी चरमपंथियों और अन्य गैंगस्टर गैर कानूनी ढंग से पंजाब के लोगों को कनाडा लाने का भी काम करते हैं। वे उन पंजाबी गायकों की भी मदद करते हैं जो हिंसक गानों के जरिए गन कल्चर और ड्रग्स को बढ़ावा देते हैं। इस सब से जस्टिन ट्रूडो अनजान नहीं है, लेकिन अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए वह भारत पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोपों पर भारत उनसे सबूत मांग रहा है, लेकिन वह देने से इनकार कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि कनाडा जिस लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र कर रहा है, उसके संदर्भ में इस तथ्य की अनदेखी कर रहा है कि उसका भाई और एक अन्य सहयोगी कनाडा में ही रह रहे हैं। यह भी विचित्र है कि जस्टिन ट्रूडो निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बता रहा है, जबकि उसकी हत्या में 4 लोगों को उनकी पुलिस ने ही गिरफ्तार किया हुआ है। कनाडा में विदेशी खासकर चीन के हस्तक्षेप को लेकर एक आयोग के सामने पेश हुए ट्रूडो ने यह कहकर अपनी वजीहत ही कराई कि उनके पास भारत के खिलाफ कथित सबूत के नाम पर केवल खुफिया सूचनाएं हैं। माना जाता है कि कनाडा को एक खुफिया सूचनाएं अमेरिका ने दी हैं। किसने? अमेरिका ने दी हैं। और कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन खुफिया नेटवर्क 5 आईज के सदस्य हैं। ये देश आपस में खुफिया सूचनाएं साझा करते हैं। भारत को अमेरिका से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि खालिस्तानी आतंकी गुरुवत सिंह वंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश को तूल देकर वह भारत पर बेजा दबाव बना रहा है। इसी सिलसिले में गत दिनों उसने भारत के एक पूर्व अधिकारी विकास यादव को पन्नू की हत्या की साजिश में लिप्त बताया दिया।
अमेरिका भारत की तमाम शिकायतों के बाद भी पन्नू के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। यही रवैया कनाडा का भी है। वह उन गैंगस्टरों और खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है जिनके विरुद्ध भारत कार्रवाई करने की बार बार मांग कर रहा है। भारत में 1980-90 के दशक में जो खालिस्तानी आतंकवाद उभरा था वह समाप्त सा हो चुका है, लेकिन कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों की सरकारों ने अपने यहाँ की खालिस्तान चरमपंथियों की हरकतों के प्रति आंखें बंद कर रखी हैं। पहले जैसे पाकिस्तान खालिस्तानियों की मदद करता रहा है, वैसे ही अब पश्चिमी देश करते दिख रहे हैं। पाकिस्तान पोषित खालिस्तानी आतंकवाद के चलते पंजाब में हजारों लोगों की जान गई थी, लेकिन कनाडा, अमेरिका आदि इसकी अनदेखी ही कर रहे हैं। वे खालिस्तानी चरमपंथियों, आतंकियों के कित्तों की निंदा करने के लिए भी तैयार नहीं है। कनाडा तो एयर इंडिया के विमान को विस्फोट से उड़ाने की साजिश रचने वाले खालिस्तानी आतंकियों को भी दंडित करने को तैयार नहीं है। आज विकसित देशों में मानवाधिकार एक बड़ा मसला है, लेकिन आप देखिए कुछ पश्चिमी देश मानवाधिकारों की आड़ में विभिन्न देशों पर अनुचित दबाव बनाते हैं, और यही काम पश्चिमी देशों के कुछ संगठन भी करते हैं। वे धन के जरिए ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो किसी देश में मानवाधिकार हनन का मामला उठाते हैं। अरबपतियों के पैसे से संचालित पश्चिमी देशों के ऐसे कुछ संगठन के निशाने पर भारत भी है। कई आप देखिए खालिस्तानी चरमपंथी ऐसे संगठनों से पैसा पाते हैं। वे इसी पैसे के बल पर भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां चलाते हैं। आज जब खालिस्तानी चरमपंथियों के कारण कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास आ गई है, तब भारत के राजनीतिक दल कनाडा में सीधी आलोचना के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। उनका ऐसा ढुलमुल रवैया मुट्ठी भर खालिस्तानी चरमपंथियों का दुस्साहस बढ़ाने वाला ही है। सभी राजनीतिक दलों के साथ सिख संगठनों को विदेश में सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथियों की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हरकतें भारत समेत अन्य देशों में रह रहे सिख समुदाय की छवि को प्रभावित करने वाली है। यह आर्टिकल लिखा गया संजय गुप्त के द्वारा। देखिए पंजाब के कुछ हिस्से को और आप देखिए कुछ आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा का हिस्सा भी आ जाता है। इसे अलग देश बनाने की मांग करते रहे खालिस्तान देश के रूप में, तो उसी की बातें हो रही हैं। अमृतपाल सिंह का नाम भी जुड़ा था, आपने देखा होगा। अभी वो जेल में है, लेकिन लोकसभा का चुनाव भी जीत चुका है। जीतने पर जय जय, हारने पर हाय हाय। यह अघोषित नियम बन गया है कि चुनाव जीतने पर अपनी पीठ थपथपाई जाए और हारने पर ईवीएम को कोसा जाए। और एक बात और आपको बता दूं, ईवीएम ऐसा नहीं कि कांग्रेस ही कोस रही, विपक्षी दल ही कोस रहे हैं। जब आप देखते हैं कि कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी चुनाव हारती थी, तो वो भी देश भर में रैलियां इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ निकालती थी। तो सब चलता रहता है, देख सकते हैं। आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार देख लीजिए, 2023-24 के आंकड़े हैं ये आप देखिए। लाओस के साथ 0.01% है, ब्रुनेई के साथ 0.03, कंबोडिया के साथ 0.04, म्यांमार से 0.16, फिलीपींस से 0.32, वियतनाम से 1.33, थाईलैंड से 1.34, मलेशिया से 1.79 और इंडोनेशिया से 2.64 और सिंगापुर से 3.19% है। और देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है आसियान, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त को। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। चलिए, आप लोगों से एक सवाल है मेरा, इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं? आप लोग गूगल का सहारा लीजिए, किताब का सहारा लीजिए, लेकिन आप लोग नीचे मेंबर्स के बारे में आप लोग लिखिएगा। सुख का बीज, तो संसार में हर मनुष्य सुखी होना चाहता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सुख का बीज या आधारभूत कारण क्या है। यदि हम विचार करें तो पाएंगे कि यह सारा संसार बीज और उसके फल की परिणति है। जैसा बीज होता है वैसा ही फल भी आता है। जिस प्रकार आम का बीज बोकर इमली के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, मिर्च का बीज बोकर गन्ना नहीं उगाया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार हम सुख की कामना करते हैं तो सुख रूपी फल पाने के लिए हमें सुख का बीज ही बोना होगा। लेकिन सवाल है कि सुख का वह बीज कौन सा है। हम इस प्रश्न पर विचार करें इससे पहले हमें यह समझना होगा कि सुख के साधन बहुत से हैं। हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय के अनुकूल और प्रिय विषय को ग्रहण कर सुखी बनना चाहते हैं। कान से हम प्रिय वचन सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात का विरोध ना करे। दूसरों से हम सम्मान पाएं, दूसरों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा हो। यही नहीं, आंख से हम सुंदर दिखना चाहते हैं और स्पर्श से हम सुखद अनुभूति करना चाहते हैं। नाक से हम सुगंधित गंध अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं। जीवा से आप देखिए सुस्वाद सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, परंतु सिर्फ हमारे चाहने मात्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हमें सुख के बीज बोने होंगे और इस बीज को जानने का सहज सूत्र है, जो हमें स्वयं के लिए प्रतिकूल लगे वैसा आचरण हम दूसरों के साथ ना करें। सुख चाहते हैं तो आप देखिए पहले दूसरों को सुख दें। मान चाहते हैं तो पहले दूसरों को मान दें। स्वयं का हित चाहते हैं तो पहले दूसरों का हित करें।
सेवा चाहते हैं तो पहले दूसरों की सेवा करें। कहने का तात्पर्य हम दूसरों के प्रति व्यवहार का जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमारी हथेली पर धरा मिलेगा। और एक आप देखिए संतुष्टि रहिए, हर हाल में अपनी मेहनत करते रहिए, अपने मेहनत पर भरोसा करिए। और देखिए समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, ये भी मान लीजिए। और ईमानदारी का रास्ता, संतुष्टि बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आप देखते हैं, आप लोगों से कहता हूँ ना कि आजकल बहुत सारे लोगों से मिलना हो रहा है, स्टूडेंट हो चाहे आप देखिए पारिवारिक जीवन जी रहे हैं या जिनका बुढ़ापा आ चुका है। अधिकतर आप देखते हैं कि आपको मालूम है, बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि ये इनमें से 95 से 99% लोग परेशान हैं, अवसाद डिप्रेशन में जी रहे हैं। इनकी जिंदगी ऐसे ही निकल रही है और वो सोचते ज्यादा है, दिखावा ज्यादा करते हैं, ड्रामा ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जीवाई चंद्रचूड़ ने यह सही कहा कि शीर्ष न्यायालय जनता की अदालत है और इसे इसी रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन क्या वह ऐसा कर पा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तय सीमा में फैसला देने का आग्रह किया गया था। इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट अमेरिका जैसा नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि हमारी ओर से एक दिन में जितने मामलों का निस्तारण किया जाता है उतने तो कई पश्चिमी देशों में एक वर्ष में भी नहीं किए जाते हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सच यह भी है कि देश की विभिन्न अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित हैं। इन अदालतों में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। और यह ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों का निस्तारण एक समय सीमा में किए जाने की मांग को वांछनीय तो बताया, लेकिन उसे असंभव करार दिया। आखिर जो वांछनीय है उसे क्यों नहीं किया जाना चाहिए? यदि मामलों के निपटारे के लिए न्यायाधीश अदालतों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति क्यों नहीं की जा सकती? यह निराशाजनक है। इस दिशा में कोई पहल करने के स्थान पर देश की जनता को यह संदेश दिया जा रहा है कि हम समय पर न्याय नहीं दे सकते हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर तो ऐसे संदेश नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि समय पर न्याय न मिलना अन्याय से बढ़कर होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, निर्दोष कई लोग फंस जाते हैं। आप देखते हैं कि उनकी आधी उम्र जेल में ही कट जाती है। अच्छा तो यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तय समय में न्याय देने की दिशा में आगे बढ़े, ताकि निचली अदालतें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हों और जो करोड़ों लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं उनमें आप देखिए आस जगे। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने गत दिवस यह भी कहा कि जनता की अदालत होने का मतलब यह नहीं है कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभाएं। निसंदेह उसे निभाना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या यह किसी से छिपा है कि पिछले कुछ समय से सरकार के हर फैसले और यहां तक कि संसद से पारित प्रत्येक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का सिलसिला कायम है। यदि सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका के सहारे सरकार एवं संसद के हर फैसले की समीक्षा करेगा और यहां तक कि कानूनों की वैधानिकता परखे बिना उनके अमल पर रोक लगा देगा, जैसा कि किसी कानूनों के मामले में हुआ था, तो फिर वह विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करता हुआ ही दिखेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट को जनता की अदालत के रूप में अपनी छवि को मजबूत करना है तो उसे संसद के हर फैसले की समीक्षा करना छोड़ना होगा। लोगों को तय समय पर न्याय देने पर विशेष ध्यान भी देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातें कहता है तो बड़ी चिंता की बातें भी रहती हैं। क्या खा रहे हैं आप? त्योहार का दौर है, मिठाई शब्द चलन विशेषता चर्चा में। हर बार खाद्य पदार्थों के प्रति सचेत किया जाता है और विभागीय सक्रियता के कारण सैंपल लेने का क्रम जोर पकड़ता है। आजकल नकली चल रहा है ना, तो उसी की मिलावट की बातें हो रही। ये अच्छी बात है कि त्योहारी मौसम में सरकार जन स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है और समय संबद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश है कि वे आधिकारिक नमूने लें। हिमाचल प्रदेश में 12 खाद्य जांच वाहन है, किंतु मानव संसाधनों की व्यवस्था केवल 5 में है। कंडाघाट में एकमात्र प्रयोगशाला है जहां सैंपल भेजे जाते हैं। पीड़ा का अध्याय इसी तथ्य से निकलता है, आज नमूना दें तो कई दिनों बाद रिपोर्ट मिलती है। इससे जांच का प्रयोजन ही निष्फल होता है। अतिशयोक्ति नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भौगोलिक अवस्था की दृष्टिगत प्रबंध अपर्याप्त है और यहीं से मिलावट करने वालों के दुस्साहस बढ़ते हैं और जनता को गुणवत्ता विहीन वस्तुओं के साथ समझौता करना पड़ता है। यह ठीक है कि मोबाइल टेस्टिंग बैन के निष्कर्ष के आधार पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, किंतु जागरूकता भी एक बड़ा पक्ष है जिसके लिए शासन प्रशासन दृढ़ संकल्पित होने का दावा करते हैं। कानून में दंड और जुर्माने के प्रावधान है और कई संबंधित अधिकारियों को शक्तियों के बासी या फिर खराब खाद्य व सामग्री को नष्ट करें, किंतु कहीं ना कहीं कुछ आड़े आ ही जाता है। जागरूकता या दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के घेरे में लाए जाने का विकल्प पूरा नहीं हो पाता है। और होना तो यह चाहिए कि इसके लिए अंतर विभागीय कार्यबल बने ताकि कार्य का बंटवारा हो सके, सबका श्रम इस पुनीत कार्य में लगे। संबंधित विभाग इस ओर ध्यान दे ताकि जन स्वास्थ्य के साथ समझौता ना हो। एक बात आपको मालूम है, मैं कुछ समय पहले घर गया हुआ था, तो हमारे घर में आप देखते हैं कि एक बच्चा है, तो आप देखते हैं कि उसने क्या किया कि वो दुकान से कुरकुरे नहीं आते हैं, कुरकुरे लेने गया हुआ था। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा पैकेट पुराना पुराना लग रहा है और आप देखिए उस पर उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है
और आप देखिए वो लोग सब बच्चे खा रहे हैं, दुकानदार उसे बेच रहा है। आप सोच के देखिए कितने लोग हैं भारत में जो एक्सपायरी डेट देखते होंगे, ना के बराबर। एक और मैंने देखा है यहाँ कहीं एक 50% डिस्काउंट पर कोई सामान बेच रहा है, सब कुछ सामान बिकता है वहाँ। मैं कल ही परसों गया हुआ था, कल ही गया था, तो मैंने देखा वहाँ की, आप देखेंगे कि उस पे जो डेट है ना, एक्सपायरी डेट निकल गई, उसे मिटा के एक नई डेट डाल दी गई और 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं, भीड़ भी लगी हुई है। आप सोचिए हम लोग कितने जागरूक हैं। उल्कापिंडों की उत्पत्ति का रहस्य, तो पृथ्वी पर आए दिन उल्कापिंड गिरते रहते हैं। ये उल्कापिंड आते कहां से हैं, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। विज्ञानी काफी लंबे समय से अंतरिक्ष से आने वाले पदार्थ के मूल स्रोतों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन 48.5 टन उल्कापिंड पदार्थ पृथ्वी की वायुमंडल से टकराता है। लगभग सभी उल्कापिंड नीचे उतरते समय जल जाते हैं, लेकिन इनसे कुछ टुकड़े हमारे ग्रह की सतह पर भी पहुंचते हैं। विज्ञानियों का मानना है कि वे उस वातावरण के बारे में सुराग दे सकती है और जिससे हमारा सूर्य उसके ग्रह अस्तित्व में आए हैं। अभी तक विज्ञानियों ने 70,000 से अधिक अज्ञात उल्कापिंडों में से केवल 6% की उत्पत्ति का पता लगाया था और उन्हें चंद्रमा, मंगल या फिर वेस्टा से जोड़ा था। वेस्टा हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े क्षुद्र ग्रहों में से एक है और विशेषज्ञों का एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अब सभी ज्ञात उल्कापिंडों में से 90% से अधिक की उत्पत्ति की पहचान की है। उनका अध्ययन यह दर्शाता है कि 70% उल्कापिंड क्षुद्रग्रह पट्टी में स्थित केवल 3 क्षुद्रग्रह परिवारों से आए थे। यह पट्टी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच थी स्थित है। यह क्षुद्रग्रह परिवार छोटे क्षुद्रग्रहों का एक समूह है जिनकी कक्षाएं समान हैं और क्योंकि वे 2 क्षुद्रग्रहों के बीच टक्कर के दौरान बने हैं थे। अध्ययन में पहचाने गए 3 प्रमुख क्षुद्रग्रह परिवारों को करेन, कोरोनिस और मासालिया कहा जाता है। वे ग्रह 58 लाख, 75 लाख और लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले क्षुद्रग्रह की 3 टक्करों के परिणाम स्वरूप बने थे। हमारे सौरमंडल की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। इसकी तुलना में इन क्षुद्रग्रह परिवारों की उत्पत्ति बहुत पुरानी नहीं है। खगोल विज्ञानी माइकल मार्सेट का कहना है कि क्षुद्रग्रह पट्टी में सबसे हालिया टकराव की घटनाएं हमारे ग्रह पर उल्कापिंड सामग्री के प्रभाव को पूरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। वैसे तो इन उल्कापिंडों में उन सभी संरचनाओं का मिश्रण होना चाहिए जो क्षुद्रग्रह पट्टी में मौजूद हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह खंडित हुए 3 क्षुद्रग्रहों द्वारा प्रभावित है। अपेक्षाकृत हाल ही में उत्पन्न होने के कारण युवा क्षुद्रग्रह परिवारों में क्षुद्रग्रह के अधिक टुकड़े होते हैं। ये टुकड़े एक दूसरे से टकराते हैं। यह टक्कर कभी कभी टुकड़ों को पृथ्वी की ओर धकेल सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि करेन और कोरोनिस क्षुद्रग्रह परिवार एच कॉन्ड्राइट नामक एक खास प्रकार के उल्कापिंड के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी के ज्ञात उल्कापिंडों में 33% इसी श्रेणी के हैं। मासालिया परिवार एल कॉन्ड्राइट नामक उल्कापिंड के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी के उल्कापिंडों के 37% में यही उल्कापिंड होता है। लेखक विज्ञान के जानकार हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया। ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए आज है संडे, तो कम ही काम के आर्टिकल रहते हैं। प्राचीन पुस्तकों, फिल्मों का नया दौर। पुरानी सफल फिल्मों का वर्षों बाद पुनर्प्रदर्शित करने का चलन शुरू हो गया है। साहित्य जगत में ऐसा किया जाना चाहिए। वैसे हिंदी का एक प्रकाशन गृह सर्वभाषा ट्रस्ट लाला लाजपत राय की पुस्तक दुखी भारत का पुनर्प्रकाशन कर रहा है। वर्ष 1928 में इसका प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से किया गया था। वस्तुतः कैथरीन मेयो ने उस समय मदर इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी, जिसके उत्तर में लाला लाजपत राय की इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। लाला लाजपत राय ने इस पुस्तक में हिंदू समाज और संस्कृति को लेकर कैथरीन मेयो के नैरेटिव को ध्वस्त किया था। ये सब आप लोग देख सकते हैं, देखना हो तो किताबें हैं, देख सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो खासकर, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।